Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Here is the lecture 12 that is about glycolysis and pyruvic acid oxidation from the 6th chapter of biology that is bioenergetics. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ठीक है, उसके कौन कौन से जो है मेजर स्टेप्स हैं जो कि होते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि पायरोविक एसिड किस तरह जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ये दो स्टेजेस होते हैं रिस्पिरेशन की। रिस्पिरेशन हमने स्टार्ट किया होता है जिसमें हम जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज है वो दो पायरोविक एसिड में टूट जाती है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन जो है वो स्ट्रक्चर है जो कि दो पायरोविक एसिड यानी कि 3 कार्बन स्ट्रक्चर में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। और ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा जो है वो हमारे पास रिएक्शन है जो कि रिस्पिरेशन के दोनों टाइप्स में हो रहा है। रिस्पिरेशन के हमने दो टाइप्स देखी थी, एरोबिक एंड एनारोबिक, और ये दोनों के अंदर जो है ये रिएक्शन प्रेजेंट होता है। और अब इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो एक सिंगल स्टेप में हो जाए, बल्कि यहाँ पे जो है वो सीरीज ऑफ जो है केमिकल रिएक्शन सीरीज जो है होती हैं रिएक्शंस की, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं और हर रिएक्शन का एक अपना एंजाइम होता है जो कि उसको कैटालाइज करता है। अब ग्लाइकोलाइसिस अगर होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी जो एंजाइम है जो कि ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो जिनकी ज़रूरत होगी वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, यानी कि साइटोसोल में वो डिजोल्व हुए होते हैं। इन एंजाइम के अलावा बात करें तो एटीपी, एनएडी पॉजिटिव, ठीक है, और इसका जो है और एंजाइम्स ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं ग्लाइकोलाइसिस में, वो प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे इन रिएक्शंस को डिस्कस कर देते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के कैसे जो है वो रिएक्शंस या कौन कौन से जो रिएक्शंस हैं वो होते हैं। सबसे पहले इसकी दो फेजेस की बात करते हैं। दी फर्स्ट वन इज प्रिपरेटरी फेज, जो जिसमें हम देखेंगे कि प्रिपरेशन हो रही होती है ये ब्रेकडाउन की। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन तो हो रही है लेकिन इसके साथ जो एनर्जी है वो भी यूज़ हो रही है, ठीक है। इसके 5 स्टेप्स हैं, हम इसको 5 स्टेप में जो है वो कवर करेंगे। अब ग्लूकोज से हम स्टार्ट करें क्योंकि ग्लूकोज से हमने जाना है पायरोविक एसिड तक। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें फास्फेट ग्रुप आएगा, एटीपी से एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिपरेशन हो रही है तो एटीपी से एनर्जी आएगी। अब एनर्जी आ रही है तो वहां से फॉस्फेट जो ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, वो फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है ग्लूकोज के साथ। एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप आया और वो मिल गया ग्लूकोज के साथ, और जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये अपने आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज में, ये एक आइसोमर है। अब सबसे पहले हमने देखा कि फॉस्फेट ग्रुप आया और फिर वो ग्लूकोज के साथ मिलने के बाद वो उसका आइसोमर में चेंज हो गया, दैट इज फ्रुक्टोज। फिर बात करते हैं एक और एटीपी जो है वो अपना जो है वो फॉस्फेट ग्रुप देगा। एक एटीपी पहले था, एक एटीपी जो है वो बाद में अपना फॉस्फेट ग्रुप देगा, और जो फ्रुक्टोज है वो बन जाएगा 1,6 बाइफॉस्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बने, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये बहुत जल्दी से जो है ये अपने जो है नेक्स्ट कंपाउंड में जो इसमें होते हैं उनमें टूट जाता है। ये 3 कार्बन इंटरमीडिएट्स में चेंज होगा जिसको बोला जाता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको G3P भी बोला जाता है। G3P एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये वही कंपाउंड है जो कि यूज होता है डार्क साइकिल में, ठीक है। हमने देखा था ना केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन, जो हमने वहां पे देखा था कि जो मोलिक्यूल है G3P रिलीज होता है, हमने कहा था दो G3P मिले तो ग्लूकोज बन जाती है। तो अब ये ग्लूकोज जो है ये टूट रहा है G3P में, और एक और कंपाउंड होगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DAP, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो दो के अंदर स्प्लिट हो रहा है, DAP में और G3P में। ये दोनों ही 3 कार्बन स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं ना ये आपस में चेंज होते हैं, एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं, और ये दोनों चेंज होके जो है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये भी चेंज होके G3P में जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो है वो प्रिपरेटरी फेज खत्म हो जाती है, जिसमें हमने देखा कि जो ग्लूकोज था वो स्प्लिट हुआ है G3P में, ठीक है। अभी तक सिर्फ वो हुआ है, और दो जो एटीपी है उनसे एनर्जी कंज्यूम हुई है, दो एटीपी से फॉस्फेट जो है वो लिए गए हैं। तो ये था हमारे पास प्रिपरेटरी फेज। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो ये देखिए, ये ग्लूकोज था, ये 6 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से अब एटीपी से एनर्जी चेंज हुई, कंज्यूम हुई, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से जो है वो फॉस्फेट ग्रुप आया और वो यहाँ के 6 वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा और एनर्जी जो है वो एटीपी से दोबारा आएगी,
और फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा, यानी कि एक 1 पे और एक 6 पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो गए हैं। अब यहाँ से ये टूटेंगे ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये 3 मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे और एक एक जो फॉस्फेट है वो इन दोनों के पास आ जाएगा। और अब ये इंटर्न कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, अब ये आपस में चेंज हो सकते हैं। तो दोनों जो है वो ग्लेसर एल्डिहाइड 2 फॉस्फेट में चेंज हो गए। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, ठीक है। तो जब ये 2 मॉलिक्यूल्स इसमें जो है ये चेंज हो गए, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये प्रिपरेटरी फेज खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट फेज को स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो G3P है उससे अब दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो G3P है हमारे पास। G3P में जो है वो हाइड्रोजन रिलीज होता है और जो है वो एनर्जी भी जितनी भी है वो रिलीज होती है। ऑक्सीडेटिव में ये हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन होनी है एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसकी बात करें इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स की कि कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो ये इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो G3P है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा एसिडिक फॉर्म में। अब वो एसिडिक फॉर्म में हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इट्स मीन दैट के 2 हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होंगे। अब जब हाइड्रोजन रिलीज होंगे उनके साथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे जो कि G3P में आएंगे और फिर वो Na पॉजिटिव के पास जो है वो चले जाएंगे। Na पॉजिटिव को जो है ये रिड्यूस करेंगे और NaDH एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। अब उसी टाइम पे क्या हो रहा है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, नॉट द फॉस्फेट फ्रॉम दी एटीपी, ये एटीपी से फॉस्फेट्स नहीं आ रहे, ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे जो कि G3P में ऐड कर दिए जाएंगे। अब G3P जो है वो हमारे पास जो है वो 3 कार्बन है। अब उस 3 कार्बन के पास में 2 फॉस्फेट अटैच हो गए हैं 1 और 3 पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो वो ग्लिसरिक एसिड जो है वो बन जाता है। ये देखिए ये था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 2 फॉस्फेट जो हैं वो ऐड हो रहे हैं और इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक का मतलब ये कि ये एटीपी से नहीं आ रहे हैं, तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं आ रही, ये इनऑर्गेनिक थे यानी कि फॉस्फेट की फॉर्म में थे, वो इसमें ऐड हो जाएंगे। और जो NAD पॉजिटिव है वो NADH में जो है वो रिड्यूस हो गया है और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है ये बन जाएगा। अब ये जो 2 फॉस्फेट्स हैं वो इनके साथ अटैच हो गए हैं 1 और 3 पोजीशन पे, तो इसको बोला जाता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ATP जो है ADP की बात करते हैं, ये हम इससे नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो फॉस्फेट था 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। अब उसके पास 2 फॉस्फेट थे, वो एक फॉस्फेट जो है एक फॉस्फेट, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स है ना हमारे पास इसके 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, तो दोनों कंपाउंड्स में से एक जो फॉस्फेट है वो अलग हो जाएगी। और जब एक फॉस्फेट निकल गया अब तो वो बाई नहीं ना रह गया, बाई मीन्स तो 2 था, तो अब वो बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इस तरह जो है वो ATP के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरेट होते हैं। 2 फॉस्फेट निकले तो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना कि ऑक्सीडेटिव में एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी 2 में रिलीज होगी, एक तो NADH बना, ठीक है, और दूसरा जो ATP है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब 2 में कन्वर्ट होने के बाद वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, यानी कि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और वो फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड था, वहां से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है और दोबारा जो है ATP से ATP सेंसिस होती है, यानी कि ADP से एनर्जी जो है दोबारा जो है वो जनरेट हो गई है। और इस तरह जो पायरोविक एसिड है वो बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप साथ से अलग हो गया, ठीक है, वो अलग होगा तो पायरोविक एसिड जो है वो बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लेसर एल्डिहाइड, ठीक है, वो उसके 2 मॉलिक्यूल्स थे। अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट अटैच हुए तो वो 2 मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बन गए। फिर ये अपने जो है आइसोमर में अब यहाँ पे क्या करेगा, ये अपना एक फॉस्फेट रिलीज करेगा, तो 2 ATP बन रहे हैं, 2 ATP यहाँ पे बनेंगे और 2 ही ATP यहाँ लास्ट पे बनेंगे। तो अब हमारे पास 4 ATP बन गए हैं और यूज हमने कितने किए थे, 2 ATP। यहाँ पे हमने प्रिपरेटरी में 2 ATP यूज किए थे ना, तो नेट प्रोडक्ट में हमें 2 ATP का फायदा हुआ है, क्योंकि रिस्पिरेशन का प्रोसेस है, रिस्पिरेशन में एनर्जी मिलती है, तो हमने चाहे एनर्जी लेके, ठीक है, हमने कम मिकदार में एनर्जी लेके ज्यादा एनर्जी दी है, 2 ATP हमने कंज्यूम किए थे और 4 ATP जो है वो बाय प्रोडक्ट में वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये एनर्जी जो है ये रिलीज होगी और साथ एक NADH भी रिलीज हो रहा है।
अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अलग हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है, एटीपी सेंसिस हो रही है। तो जो कंपाउंड हमारे पास बचेगा वो आ जाएगा हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 कंपाउंड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, वो अपने आइसोमर में चेंज हो जाता है और ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 में चेंज होने के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड। यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप अब टूटेगा, तो उसके टूटने के बाद ये पायरोविक एसिड जो है ये बन जाएगा, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। तो ये होती है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह जो ग्लूकोज है वो पायरोविक एसिड में चेंज हो गया। अब ये रिएक्शन सारा हुआ था साइटोप्लाज्म में। अब वहां पे क्या हुआ, ये रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, स्टेज आ जाती है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरोविक एसिड ने आगे मूव करना था क्रेब्स साइकिल में, लेकिन वो डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो उसको क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले बहुत से चेंजेस से गुजरना पड़ता है। अब अगर एक और बात करें तो क्रेब्स साइकिल कैरी ऑन हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि पायरोविक एसिड जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्ट मूव नहीं कर सकता, इससे पहले मेम्ब्रेन पे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, इसमें चेंजेस आ जाते हैं, फिर जो इसमें मॉलिक्यूल बनता है वो आगे जो है वो पार्टिसिपेट करता है इसमें। अब उसमें चेंजेस कैसे आते हैं, उसमें ये आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। पायरोविक एसिड 3 कार्बन था, अब उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, तो पीछे 2 कार्बन का जो है वो स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। वो एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होती है, तो वो एसिटाइल ग्रुप जो है वो बन जाता है। और जहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो रही थी, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन क्या करेगी, वो Na पॉजिटिव को फिर से रिड्यूस करेगी और एक और NaDH मॉलिक्यूल जो है ये बन जाएगा। ये दोनों, एक जो है वो बना था ग्लाइकोलाइसिस में और सेकंड जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और दोनों ही हाईली एनर्जी पैक्ड कंपाउंड होते हैं। जो एसिटाइल ग्रुप है वो कोएंजाइम ए से मिलता है और ये बना देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अगर इसको हम देखें, ये पायरोविक एसिड था, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, इसमें 1 2 3 जो है वो कार्बन स्ट्रक्चर है, यहाँ से एक कार्बन रिलीज हो गई तो पीछे एसिड एल्डिहाइड बचा। अब एसिड एल्डिहाइड रिड्यूस होता है, सॉरी ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होती है। हाइड्रोजन रिमूव होने से यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये रिमूव होकर इसमें जो है वो ऐड हो जाएगी और ये पीछे बन जाएगा एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप जो है वो कोएंजाइम ए से मिलेगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो बन जाएगा। अब रेगुलेशन की बात करते हैं, ये जो प्रोसेस है रेगुलेट कहाँ से हो रहा था, ग्लूकोज जैसे ही टिश्यूज के अंदर एंटर होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इजीली जो है वो एंटर हो सकता है डिफ्यूजन के थ्रू, जिसको ग्लूकोज कैरियर्स की हेल्प से जो है वो कैरी ऑन किया जा सकता है। लेकिन उन कैरियर्स को कंट्रोल या रेगुलेट जो किया जाता है वो स्पेसिफिक हार्मोन से किया जाता है, जिसको बोला जाता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो उनको कंट्रोल करेगा। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ग्लूकोज से जो जितनी भी उसकी एंट्रेस है या उससे जो ब्रेकडाउन होनी है, जो एनर्जी रिलीज होनी है, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है ग्लाइकोल इंसुलिन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ग्लाइकोनियोजेंसिस, जिसमें जो है वो पायरोविक एसिड जो है बजाय इसके कि वो नेक्स्ट फर्दर जो है वो ऑक्सीडाइज हो और रिस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी ऑन करे, अगर पायरोविक एसिड दोबारा से जो है वो रिवर्स कर देता है इस प्रोसेस को और ग्लूकोज बनाता है। ग्लाइकोलाइसिस तो ये था ना ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना, और अगर पायरोविक एसिड जो है वो दोबारा से मिलते हैं और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोनियोजेंसिस। ये एक प्रोसेस होता है कि पायरोविक एसिड बनने के बाद वो एंटर भी हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल में या नहीं हो रहा। अगर तो वो नहीं हो रहा तो फिर क्या किया जाता है, दोबारा से उससे ग्लूकोज बन जाती है, तो वो जो ग्लूकोज है उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेंसिस, ठीक है। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion regarding this, you can ask me in the comment section. So in the next video, take care.